गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ब्लास्टिंग गैलरी मेथड की एप्लीकेबिलिटी यानी कि किस कंडीशन में अप्लाई होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैं कल कहा था, इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट पूछी जाती है और उसकी लेआउट यानी कि वो किस तरीके से उस मेथड को ड्राइव किया जाता है उसको मैं आपके दिमाग में पिक्चर बैठाने वाला हूं। साथ ही और उसमें कौन कौन से सपोर्ट यूज किए जाते हैं, ब्लास्टिंग किस तरीके से की जाती है, इन कंटेंट्स को लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ने वाला हूं। जैसा कि आपके एक प्रश्न मैं दिखा रहा हूं कि आपके विगत वर्ष में एमसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और लाइक करते हुए अगर कोई सजेशन या कमेंट्स हो, डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिख रही होगी जो कि एमसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी गई है माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए। क्या है क्वेश्चन? व्हिच ड्रिलिंग पैटर्न is performed in blasting gallery method of mining? Blasting gallery method of mining, BG method यानी कि B for blasting, G for gallery। तो blasting gallery method of mining के लिए कौन सी ड्रिलिंग पैटर्न प्रीफर की जाती है? ए जो है बर्न कट पैटर्न, बी जो है वेज कट पैटर्न, सी जो है कोरोमैंट कट, डी जो है रिंग पैटर्न और ई जो है फैन कट। तो यहां पर आपको जो एक ड्रिलिंग पैटर्न दी हुई है उस ड्रिलिंग पैटर्न के लिए आप पहले ब्लास्टिंग गैलरी मेथड को समझिए, फिर आंसर पर आएंगे फ्रेंड्स कि क्या होगी इसकी आंसर। इसी तरीके से यही प्रश्न तो नहीं पूछी जाएगी, इसके अलावा जो आपका इससे रिलेटेड जो मैं आज की वीडियो में आपको अपलोड करने वाला बताने वाला हूं वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे। तो मैं ये ब्लू स्केच पेन उठा लेता हूं और आइए चलिए समझते हैं ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। मैं हेडिंग डाल लेता हूं, ब्लास्टिंग यानी कि बी जिसको बोलते हैं गैलरी, जिसको जी बोलते हैं मेथड। थोड़ी सी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, ये कहां कौन किस जगह पर ये मेथड सक्सेसफुली है। तो ये जो सक्सेसफुल माइन जहां पर चल रही है वो है SCCL, सिंगरेनी कॉलरीज की कुकिंग कॉलरीज में SCCL में जो है ये चल रही है। छोरा माइन ECL में चली, छोरा माइन ECL में चली लेकिन अनसक्सेसफुल रही, इसमें सक्सेस रही, चल रही है अभी, और ये जो है अनसक्सेस रही। उसी तरह से और कुछ माइंस में SCCL का चिरमिरी एरिया में भी SECL में चली लेकिन अनसक्सेस रही। तो ये SCCL में सक्सेसफुली चल रही है। ये जो मेथड है, ये मेथड कौन सी माइनिंग का मेथड है? ये जो है थिक सीम माइनिंग का मेथड है। थिक सीम आप लोग जानते होंगे क्या है थिक सीम माइनिंग मेथड। इट इज ए थिक सीम। थिक सीम किसको बोलते हैं? थिक सीम माइनिंग मेथड आप लोग को बता चुका हूं मैं, आपकी वीडियो ये अपलोड हो चुकी है। थिक सीम माइनिंग मेथड 4.5 मीटर से ग्रेटर देन वाली जो सीम होती है वो क्या कहलाती है? थिक सीम कहलाती है। तो ये 4.5 मीटर से अधिक ग्रेडियंट के लिए एप्लीकेबल होती है। हम लोग एप्लीकेबिलिटी की अगर बात कर लें, एप्लीकेबिलिटी तो पहले इसी की चर्चा करते हैं, यानी कि किस कंडीशन में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो ये जो कंडीशन है इसके लिए वो है थिक सीम होना ही चाहिए। थिक सीम जो 4.5 मीटर टू 15 मीटर यानी कि 15 मीटर तक का थिकनेस का एक्सट्रैक्शन हम इससे कर सकते हैं। जबकि फ्रांस में 21 मीटर तक जो है ये
थिकनेस का कोयला को हम लोग सक्सेसफुली निकाल रहे हैं। तो ये थिक सीम माइनिंग मेथड का एक प्रकार हुआ जिसकी थिकनेस हम लोग देख लिए, थिकनेस ऑफ सीम। दूसरा जो है हम लोग ग्रेडियंट ऑफ द सीम की बात करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ सीम की। तो ग्रेडियंट ऑफ सीम में हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो सीम की ग्रेडियंट 1/4 तक जो है अप टू 1/4 तक का ग्रेडियंट के कोयला सीम को हम लोग निकाल लेते हैं। तीसरी चीज कि ये गैसीनेस ऑफ सीम जो होगी वो नॉट वेरी हाई। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हाई वाली डिग्नेस वाली गैसी सीम रहेगी तो थिक सीम है, जब कोयला आप निकालेंगे तो रूफ में गैस के जमे होने की ज्यादा संभावना रहेगी और उसमें इग्निशन या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो गैसीनेस नॉट वेरी हाई होनी चाहिए। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। जहां तक है मेरे को लग रही है कि आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी मैं डाउन कर देता हूं। तो मैं साइड में ही लिख देता हूं इसको। ये सरफेस फ्री जो आप यहां लिखे हैं, ये मैं चौथी एप्लीकेबिलिटी यहां लिख देता हूं, सरफेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। सरफेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। क्यों? ड्यू टू हैवी सब्सिडेंस, इसमें हम लोग स्टोइंग मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, थिक सीम माइनिंग मेथड है, इसलिए सरफेस जो है फ्री फ्रॉम होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन से। तो ये आपने देख लिया क्या चीज, थिक सीम माइनिंग की जो मेथड ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है उसकी एप्लीकेबिलिटी देख लिया। अब जो है इसमें एप्लीकेबिलिटी में यही है। हाँ, इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं पाजा कि ये वर्जिन सीम के साथ साथ वर्जिन और डेवलप्ड बोथ सिम में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने एप्लीकेबिलिटी दिखा। आपको मैं जहां तक है क्लिक लेते जा रहे होंगे, नोट्स बनाते जा रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन एनसीएल, एमसीएल, एनएलसी या माइनिंग इंस्पेक्टर या गेट के एग्जाम के लिए आप जो है अपनी नोट्स को वीडियो को कंटिन्यू देखते हुए आप जो है बनाते जा रहे होंगे, नोट्स को प्रिपेयर करते जा रहा हूं। तो मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं इसके लेआउट पर। लेआउट यानी कि डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग। तो डेवलपमेंट तो आप इसका ठीक जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड का डेवलपमेंट करते हैं उसी तरीके से डेवलपमेंट कर लीजिए। 3 मीटर चौड़ाई रखिए और 5 हेडिंग का डेवलपमेंट कीजिए। तो यहां पर डेवलपमेंट जो होगी, डेवलपमेंट एज बोर्ड एंड पिलर मेथड, जिसमें मुख्य रूप से 3 आपको बातें ध्यान में रखनी है कि पहला चीज 5 हेडिंग, दूसरा चीज गैलरी साइज जो होगी, गैलरी जो होगा 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर। तो यहां पर जो आप 3 मीटर का जो डेवलपमेंट करिएगा वो फ्लोर से कीजिएगा, फ्रॉम फ्लोर से 3 मीटर का आपने डेवलपमेंट किया है। तो ये गैलरी साइज हो गई। 5 हेडिंग का आपने पैनल चला करके पैनल को डेवलप कर लिया। अब हम लोग डिप्लेयरिंग की बात करेंगे। डिप्लेयरिंग में मेन डिप्लेयरिंग की पिक्चर आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि डिप्लेयरिंग होती कैसी है। मैं इसको मिटाता हूं, डेवलपमेंट वाले पोर्शन को। डेवलपमेंट क्योंकि बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट आप लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं पिछले वीडियो में। जो हमारी वीडियो को आप लोग फॉलो करते होंगे शुरू से आखिरी तक देखते जाइए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाइए।
तो मैं डिप्लेरिंग की बात कर रहा हूं, डिप्लेरिंग, डिप्लेरिंग की। तो डिप्लेरिंग में ध्यान देने योग्य बात है, बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा कि डिप्लेरिंग आप लोग कैसे करते हैं। तो ये एक पिलर जो कि डीप मोस्ट पिलर है, ये डीप मोस्ट पिलर है, और इस डीप मोस्ट पिलर में ये जो गैलरी है ये लेवल गैलरी है। ये जो है लेवल गैलरी है, और यहां से आप लेवल से ये गोफ है, ये जो है डीप डायरेक्शन है, और ये भी जो है गोफ है। तो यहां से आप लेवल डायरेक्शन में स्प्लिटिंग करते हैं, लेवल डायरेक्शन में लेवल स्प्लिटिंग करके इसको आपने ज्वाइन कर लिया। जैसे आप बोर्ड एंड पिलर मेथड में जनरली 3 मीटर हाइट का डिप्लेरिंग करते हुए आपने, जैसे ही यहां पर आप ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन के पास जो है एक स्पेशल टाइप का सपोर्ट यूज होता है गोफ के पास, जिसको हम लोग स्टेट फोर्ड सपोर्ट का नाम देते हैं, स्टेट फोर्ड सपोर्ट। ये जो स्टेट फोर्ड सपोर्ट है, मैं यहां पर बता भी दे रहा हूं, स्टेट फोर्ड सपोर्ट। ये कैसा होता है, 2 हाइड्रोलिक प्रॉप रहती है, इसके ऊपर बॉक्स नुमा जो कि 0.5 ये जो है बॉक्स पर होल बने हुए हैं, और इस होल में हम लोग रूफ बोल्टिंग साथ में कर देते हैं। तो ये क्या चीज है, मैं इसको नोमेनक्लेचर करना चाह रहा हूं, किससे, रेड स्केच से। तो ये वाली जो है क्या है, आपका हाइड्रोलिक प्रॉप है, 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप। ये 2 ठो आप किनारे किनारे में 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप लगाए हैं, और इसके ऊपर जो है ये बॉक्स गर्डर लगा हुआ है, बॉक्स गर्डर, और बीच में क्या बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, जिसमें आप रूफ बोल्टिंग करिएगा। तो ये जो है क्या है, 0.5 मीटर डाया बॉक्स गर्डर, जिसके ऊपर होल बने हुए हैं, और इस होल में आप रूफ बोल्टिंग कर देते हैं। ये जो है क्या है, रूफ बोल्टिंग। तो ये 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप पर 0.5 मीटर डायमीटर का बॉक्स गर्डर रख दिया, जिसके साथ आप जो है रूफ बोल्टिंग आपने कर दिया। तो ये जो है गोफ एज सपोर्ट, स्टेट फोर्ड सपोर्ट, ये क्या है, गोफ एज सपोर्ट। आप लोग समझ लिए होंगे। सेक्शन अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो सेक्शन में आप इसका देखिएगा कि ये जो ड्रॉ हो रही है, ये जो है सेक्शन है, इसका जो है ये सेक्शन है, ये हाइड्रोलिक प्रॉप है जो फ्लोर में लगी हुई है, और इसके ऊपर ये बॉक्स गर्डर है, और रूफ में इस तरीके से रूफ बोल्ट लगा हुआ है, रूफ बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो है सेक्शन हो गई, ये फ्लोर हो गया, और ये जो है यहां से रूफ हो गई, ये रूफ हो गई। तो रूफ और फ्लोर जो आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में ये आपका प्लान हुआ, और ये जो है सेक्शन हुआ।
किसका, स्ट्रेटफोर्ड सपोर्ट का। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा मैं ये सुधार देता हूं कि ये भी जो है क्या है, रूफ बोल्ट है और 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप ये वाली भी है। और साथ में जो है 0.5 मीटर का ये जो बॉक्स गटर देख रहे हैं, यही बॉक्स गटर यहां पर भी है। तो ये जो है आपकी स्ट्रेटफोर्ड सपोर्ट कहलाती है, जो गोफ एज के पास जो है लगती है। तो ये आपने जाना स्ट्रेटफोर्ड सपोर्ट के बारे में। तो ये यहां पे लगी हुई है। अब इसी को स्ट्रेटफोर्ड सपोर्ट हम लोग नाम देते हैं, स्ट्रेटफोर्ड सपोर्ट। अब यहां पर आप लेवल स्प्लिटिंग जैसे ही करते हो, तो लेवल स्प्लिटिंग के बाद आपको डीप स्प्लिट करना है, डीप स्प्लिट। तो ये जो है मैं डीप स्प्लिट कर दिया, जिसकी चौड़ाई डेवलपमेंट गैलरी से चौड़ाई से अधिक नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से जो आपकी लेवल स्प्लिट है, ये जो है लेवल स्प्लिट, जो कि ये लेवल स्प्लिट है, ये भी 4.8 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दो ब्लॉक में आपका बट गया। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, जो आप प्लान बना रहे हैं, इस प्लान में यहां पर आपको देखना है कि हम लोग 3 मीटर का गोफ एज से 3 मीटर का मान के चलिए, ये जो है 3 मीटर का आपने कंसीडर किया कि यहां से हम लोग स्लाइस लेंगे, 3 मीटर का ये स्लाइस लेंगे। तो 3 मीटर का स्लाइस जब लेते हैं तो स्लाइस लेने का प्लान करते हैं। तो यहां पर जो है आपको रिंग होल, यहां से आप रिंग होल डीलर को बोलते हैं कि रिंग चलिए होल जो है ड्रिल कीजिए। तो एक कहां से होल ड्रिल करना है, फ्लोर से 1 मीटर ऊपर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पर जो आपकी फ्लोर है, फ्लोर से 1 मीटर ऊंचाई पर आप जो है ड्रिलर को बोल रहे हैं कि ड्रिल कीजिए। और ड्रिल जो करते हैं उसको हम लोग क्राउलर, सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड, कौन सी ड्रिल है, सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड, जिस ड्रिल का नाम है सेल्फ प्रोपेल्ड जंबो ड्रिल, सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड जंबो ड्रिल है। जंबो ड्रिल से ड्रिलर ड्रिल करने लगा। तो जंबो ड्रिल की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए कि ये एनी लेंथ, एनी एंगल पर ये फ्लुएंटली, इफिशिएंटली ड्रिल कर लेती है। किसी भी एंगल पर, किसी भी लंबाई का ड्रिल ये करने के लिए सक्षम होती है जंबो ड्रिल। तो ये जंबो ड्रिल से आप यहां से ड्रिल करना स्टार्ट किए, तो ये जो ड्रिल करते हुए जाएंगे, तो इस किनारे पर पहुंचने से 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर आपको लगभग इतना 20 सेंटीमीटर का जो है आप पार्टिंग छोड़नी है। ये एक रिंग एक आप होल ड्रिल किए हैं, इसी के बाजू में एक 1 मीटर अंतराल पर जैसे ही आपने एक होल ड्रिल किया है, तो ठीक उससे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में एक होल यहां ड्रिल किया है, तो एक होल यहां ड्रिल किया है, तो एक होल जो है बाजू में आपको ड्रिल करना है, जमीन से 1 मीटर ऊपर ही और इस होल से 1 मीटर नीचे ही। तो यहां पर से आपने एक होल और ड्रिल किया, जो कि चली गई कहां तक, आपका जो पिलर इंड हो रही है, पिलर का पार्ट इंड हो रही है, उससे ज्वाइन होने से 0.2 मीटर पहले तक आपने ड्रिल किया। ठीक इस तरीके से इधर भी आपने ड्रिल किया, इसी मैनर में 1 मीटर ऊंचाई पर। तो ये दो होल इस तरफ ड्रिल किया, 2 होल जो है इधर से ड्रिल किया, जो कि दोनों की जो लंबाई होगी, वो जो पिलर का पार्ट होगा, उसके ज्वाइन होने से 0.2 मीटर की दूरी तक आपने बजाएंगे। अब ये 2 होल यहां से इधर ड्रिल कर चुके हैं और इधर ड्रिल कर चुके हैं। ठीक यहां से भी 1 मीटर ऊंचाई पर 2 होल ड्रिल और करिएगा, फिर 1 मीटर की ऊंचाई पर 2 होल और ड्रिल करिएगा, जो कि 1 मीटर इंटरवल पर होगी। फिर इसी साइड में आपको 2 होल एक ड्रिल कर चुके हैं, फिर उसके ऊपर में 1 मीटर ऊंचाई पर 2 होल और ड्रिल करना है, फिर 1 मीटर ऊंचाई पर 2 होल और ड्रिल करना है। जिसको आप प्लान के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर ये सीम थिकनेस 15 मीटर का है, सीम थिकनेस 15 मीटर का है, तो ये जो आपने ड्रिल किया है, इसको जो है मैं यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो एनसीएल, एमसीएल
और एनएलसी और माइनिंग इंस्पेक्टर साथी गेट के कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है आप ये जो स्प्लिट गैलरी है, ये स्प्लिट गैलरी यहां पर है। ये है आपका फ्लोर, ये है आपका रूफ और ये है आपका फ्लोर है। यहां पर आप इसको प्रोजेक्ट जब कीजिएगा तो ये लगभग यहां आ रही है। यहां पर जो है आपको इस टाइप से बॉक्स दिखाई देगा। ये पूरा सीम थिकनेस, ध्यान देने की बात है कि ये पूरा सीम थिकनेस ये 3 मीटर है और ये जो है आपका टोटल 15 मीटर है। तो रूफ में कितना आपको दिखाई दे रहा है? रूफ में जो है आपको दिखाई दे रहा है कितना मीटर? 12 मीटर, 12 मीटर आपको रूफ में दिखाई दे रहा है कोयला। तो यहां पर जैसे आपने ये यहां ड्रिल कर दिया, ये जो दिखा रहे थे आप साइड से कि इधर जो है आपने ड्रिल कर दिया, यहां ड्रिल कर दिया, यहां ड्रिल कर दिया, यहां ड्रिल कर दिया, फिर यहां से आप फिर ये ड्रिल करते हो फ्लैंकिंग ड्रिल, जिसको जंबो ड्रिल से जो आप ड्रिल करते हो वो फ्लैंकिंग ड्रिल करते हो, फिर ये ड्रिल करते हो, फिर ये ड्रिल करते हो, फिर ये वाली जो आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, ये वाली जो होल है, ये आपका होल 12 मीटर की रहेगी, क्योंकि ये 3 मीटर की हो चुकी है और वो आपका रूफ में आप ड्रिल कर रहे हो। उसी तरह से यहां से फिर से आप ड्रिल करोगे रूफ में, जो कि कोयले की थिकनेस तक जाएगी, कोयले की थिकनेस तक जाएगी। फिर इधर ड्रिल करते हो, ये 2 रिंग तो ड्रिल करते ही हो, और ये जो है तो इस तरीके से एक रिंग आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि यहां पर क्या रहेगी? आपका डेवलपमेंट गैलरी रहेगा। इधर जो है यहां पर ये जो दिखेगी, ये जो यहां दिखाई देगी, ये तो गोफ रहेगी, इधर वाली तो गोफ है, लेकिन यहां पर जो है ये डेवलपमेंट गैलरी रहेगी, जो कि इसको हम लोग डीजी कहते हैं, डीजी कह रहे हैं। और ये जो है स्प्लिट गैलरी है, जिसको स्प्लिट गैलरी कहते हैं। तो ये कौन सी स्प्लिट गैलरी है? डीप स्प्लिट गैलरी है। इसका आप नाम डीप स्प्लिट गैलरी दिए हैं। तो यहां मैं इस स्टेट फोर्ट सपोर्ट को मिटा देता हूं और इसकी जो प्लान की जो पिक्चर है अच्छे से आप समझे, ताकि ये जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहां पर आपको समझना है जो उसकी प्लान और सेक्शन, यानी कि सामने से कैसे दिखाई दे रही है वो सेक्शन कहलाती है, और जो ऊपर से देखते हैं तो वो कैसे दिखाई दे रही है। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये क्या है? डीप स्प्लिट गैलरी है। लेवल स्प्लिट गैलरी, लेवल स्प्लिट गैलरी को आप LSG कह दो, और डीप स्प्लिट गैलरी को डीप SG कह दो। तो DSG यहां पर है। और डेवलपमेंट गैलरी, ये डेवलपमेंट गैलरी है, जिसको आप डेवलपमेंट गैलरी फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये जो आपकी दिख रही है ये डेवलपमेंट गैलरी है, डेवलपमेंट गैलरी DG। तो जहां तक है आपको दिखाई दे रही होगी कि डेवलपमेंट गैलरी क्या होती है और स्प्लिट गैलरी क्या होती है। तो इस तरीके से रिंग ड्रिल आपने कर लिया। तो यहां पर आपको सामने में एक ही रिंग, इस पोर्शन को आपको अगर देखना चाहेंगे तो ये वाली रिंग सामने से दिखाई देने पर आपको एक रिंग होल अप टू दी होल सीम थिकनेस तक आपने ड्रिल किया। तो यहां पर ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग में आप लोग ड्रिलिंग करते हो, मैं थोड़ा सा इसमें शाही डाल देता हूं। ड्रिलिंग जो करते हो वो 2 रिंग होल ड्रिल करते हो। आपके प्रश्न में भी आई हुई थी कि 2 रिंग होल आप ड्रिल करोगे 3 मीटर का स्लाइस को कंसीडर करते हुए, 3 मीटर का स्लाइस को कंसीडर करते हुए। तो
दो रिंग होल में कितने होल होंगे। और एक चीज यहां पर मैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था कि एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग करनी है, तो यहां पर जो है डीजीएमएस से स्पेशल परमिशन, क्योंकि आप कहते हो कि डिग्री 1 गैसी माइंस में 1000 ग्राम से अधिक सॉलिड ब्लास्टिंग का केस में बारूद एक होल में यूज नहीं करोगे। तो यहां पर आप जो बारूद की मात्रा है उसके लिए स्पेशल परमिशन लेते हो। तो यहां पर ड्रिलिंग जो होगी 2 रिंग होल ड्रिल अप टू seam thickness और डेवलपमेंट गैलरी डीजी गैलरी। लेकिन डेवलपमेंट गैलरी के समय जो है 0.2 मीटर का पार्टिंग आपको उसमें छोड़ना है। तो एक रिंग में वन रिंग में नंबर ऑफ होल की बात अगर करते हैं तो नंबर ऑफ होल जो है ये 33 होल पर रिंग होती है। 33 होल पर रिंग होती है। और जो आप एक होल में जो लेंथ होगी कितनी, लेंथ ऑफ होल जो होगी वो कितनी होगी आपकी 12 मीटर से लेकर 4.5 मीटर से लेकर 4.5 मीटर से लेकर अप टू, डायरेक्ट लिखा जाए अप टू 15 मीटर। क्योंकि ये तो आप 12 मीटर ले रहे हैं, लेकिन इधर वाली जो होल होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। तिरछा जो फ्लैंकिंग होल होगी वो अप टू 15 मीटर है। 15 नंबर। तो नंबर ऑफ होल हो गए 15 नंबर, अप टू लेंथ ऑफ होल हो गए 15 मीटर, सॉरी मीटर ही होगी 15 मीटर। अब यहाँ पर होल की लेंथ, डायमीटर वही जो है 32 mm का डायमीटर लेते हैं। डाया ऑफ होल जो होगी डायमीटर जो होगी वो कितनी होगी 32 mm। तो ये ड्रिलिंग की बात करने के लिए कि 2 रिंग होल ड्रिल किया, 33 होल पर रिंग ड्रिल किया। अब यहाँ पर चार्जिंग की बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। जहां तक है आप क्लिप ले लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, या वीडियो को रिपीट करके आप समझ सकते हैं। तो चार्जिंग का काम करने के लिए आप जो पाइप आती है आपके घर में प्लम्बरिंग के लिए, पानी सप्लाई के लिए जो पाइप आती है, पीवीसी की पाइप आती है, उस पीवीसी पाइप में आप जो डिटोनेटर P5 टाइप का जो यूज करते हो, उस एक्सप्लोसिव को प्राइमिंग करके, डिटोनेटर पेनिट्रेट करके आप जो है उसमें उस पाइप में इंसर्ट करोगे। और उस पाइप में इंसर्ट करने के बाद नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव उसमें डालोगे, और उसकी जो मात्रा होगी चार्जिंग के लिए जो हम लोग देते हैं 1 to 4 kg पर होल। यहाँ पर स्पेशल परमिशन डीजीएमएस से लेनी पड़ती है ब्लास्टिंग गैलरी के लिए। तो यहाँ पर आप 4 kg तक जो है एक होल में आप डाल रहे हो तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी डीजीएमएस से। चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव 1 to 4 kg पर होल। अब स्टेमिंग जो है, जैसा आप उसमें स्टेमिंग करते हो तो आप उसी में स्टेमिंग जो है गोला माटी से, स्टेमिंग मटेरियल से पाइप में विथ द हेल्प ऑफ चार्जिंग इन पीवीसी पाइप। और इस पीवीसी पाइप को जब चार्जिंग स्टेमिंग कर लेते हो तो पूरी असेंबली को होल में आप ठांस देते हो, स्टेमिंग कर देते हो। स्टेमिंग जो है अप टू
होल मार्क तक और उसको टाइटन कर देते हो। जब ये चार्जिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, दो रिंग का आपने अगर चार्जिंग कंप्लीट कर लिया तो जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को बाहर कर देते हो, और साथ ही जितने मैन पावर है वो डिस्ट्रिक्ट से सभी को बाहर करते हैं, और बाहर करके फिर जो है हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, ये जो गोफ एज सपोर्ट यहाँ पे लगी रहती है, गोफ एज सपोर्ट जो यहाँ पे लगी रहती है, इसको हम लोग जो है न्यू गोफ एज सपोर्ट यहाँ पर तैयार कर देते हैं। कैसे गोफ एज सपोर्ट? वही जो आपका दिखाई दे रहा है स्ट्रेट फोर्ड सपोर्ट जो कि 2 हाइड्रोलिक प्रॉप 40 टन के ऊपर आप जो है बॉक्स गर्डर लगाते हो, और ये बॉक्स गर्डर लगाकर बीच में रूफ बोल्टिंग कर देते हो। तो यहां पर जो है आप गोफ एज सपोर्ट न्यू गोफ एज सपोर्ट ब्लास्टिंग के पहले आपने यहाँ पे बना लिया गोफ एज सपोर्ट को, जो हाइड्रोलिक प्रॉप थी 40 टन की, उसको विथड्रॉल करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और जो कनेक्शन है वो शॉर्ट फायरिंग केबल का आप करते हुए कहां से डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाते हो, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर होने के बाद जब आप ब्लास्ट करते हो तो ये पूरा कोयला जो कि 15 मीटर थिकनेस तक आपको दिखाई देती है, वो पूरा कोयला ब्लास्ट होकर के गिरती है, लेकिन कुछ गिरी रहती है और कुछ टंगी हुई भी रहती है। ब्लास्टेड कोयले के ऊपर जो है टंगी हुई रहती है, लेकिन ब्लास्टेड हो गई रहती है। जैसे ही आप ब्लास्टिंग के बाद धुआं फटती है, थोड़ा टाइम आपको देना होगा क्योंकि मास अमाउंट में कोयला को ब्लास्ट किया है आपने, तो धुआं जब अच्छे से फट जाती है तब जो है एलएसडी जो कि 3 क्यूबिक मीटर, अब मैं आ रहा हूं इक्विपमेंट पर, एलएसडी आती है और इस गो फेस के नीचे खड़ी होकर के जो कोयला है उसको उठाते जाती है, जिसके कारण से रूफ वाली जो ब्लास्टेड कोयला है वो धीरे धीरे सड़क के नीचे आ जाती है। और यहीं पर हम लोग एक पिक व्हील ब्रेकर जो 90 किलोवाट 550 वोल्ट की रहती है उसको हम लोग लगाते हैं, और वो जो लंप कोयला होता है, बड़ा कोयला जो होता है, उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो आप लोग ये चार्जिंग समझ लिए हो। अब आते हैं इक्विपमेंट के ऊपर, कौन कौन सी इक्विपमेंट इसमें यूज की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी या आपको कोई इसमें डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए, और अगर क्लास करना चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है, उससे भी जो है और आप प्रोवाइड समझ करके और डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं इक्विपमेंट पर, इक्विपमेंट डिटेल पर। इक्विपमेंट कौन कौन सी, इस पर भी प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में कि इक्विपमेंट कौन कौन से रहते हैं। तो यहां पर सीरियल नंबर दे देंगे, यहां पर इक्विपमेंट का नाम दे देंगे, और यहां पर उसका डिटेल दे देंगे। तो डिटेल्स हो जाएगी, यहां इक्विपमेंट हो जाएगा, और यहां सीरियल नंबर होगा। तो पहले नंबर में जैसा आपने कहा था कि जंबो ड्रिल क्या होती है? जंबो ड्रिल एक सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड मशीन होती है, जो कि चेन पर चलती है, और वो जो है एनी लेंथ का एनी एंगल पर होल ड्रिल करती है, एनी लेंथ का एनी एंगल पर होल ड्रिल करती है। तो यहां पर जो है हम लोग जंबो ड्रिल जो सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड मशीन होती है। ये हो गई पहला इक्विपमेंट। जिसका डिटेल की बात करें तो ये जो है जंबो ड्रिल जो होती है वो कितने किलोवाट की होती है? 37 किलोवाट 550 वोल्ट, 37 किलोवाट 550 वोल्ट। एक इक्विपमेंट आपने देख लिया। दूसरा इक्विपमेंट जो है, अगर यहाँ पर आप जंबो ड्रिल के पास साथ जो है देखे हैं 3 LHD लोड हॉल डंपर। तो ये जो लोड हॉल डंपर है ये 3 क्यूबिक मीटर
बकेट की रहेगी। आपने देखा है, जनरली देखते हैं लोग 1 क्यूबिक मीटर वाली बकेट का, लेकिन ये 3 क्यूबिक मीटर वाली यहाँ पर एलएसडी लेंगे और ये 4 नंबर में रहेगा, 4 नंबर में रहेगा, 4 नंबर एलएसडी लेंगे और जो कि 4 फेसेस पर कंटिन्यूअस जो है काम करती रहेगी। तो ये एलएसडी हो गई। जिसकी वोल्टेज की बात करेंगे तो ये जो है 55 किलोवाट 550 वोल्ट की, ये आपने एलएसडी की बात कर लिया। अब तीसरे नंबर में हम लोग जो इक्विपमेंट है वो है पिक व्हील ब्रेकर। पिक व्हील ब्रेकर तो ये क्या करती है, लंप कोल को फॉर ब्रेक लंप कोल। तो ये लंप कोल को क्या करती है, ब्रेक करती है। ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जो 90 किलोवाट 550 वोल्ट की रहेगी। 90 किलोवाट 550 वोल्ट। तो जितने एलएसडी रहेंगे उतनी संख्या इसकी भी रहती है। आप लोग यहाँ पर 4 नंबर इसको भी ले सकते हैं, लेंगे तो 4 नंबर रहेगी 90 किलोवाट और 550 वोल्ट का। ये हो गए पिक व्हील ब्रेकर। अब ये जो एलएसडी है वो एलएसडी कोयला को उठाती है और कहां डालती है, सीधे जो है आपका बेल्ट कन्वेयर में डालती है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि कलेक्टिंग बेल्ट कन्वेयर, जो 250 किलोवाट की रहती है। कलेक्टिंग बेल्ट कन्वेयर जो 250 किलोवाट की रहती है, ये जो लेवल गैलरी में लगी रहती है, वो लेवल गैलरी में एलएसडी यहां से उठा के कोयला को डालती है। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट से जब बाहर निकलती है, कोयला माइन से जो बाहर निकलती है, वो ट्रंक बेल्ट कन्वेयर जो 300 किलोवाट की रहती है। और वो जो है 300 किलोवाट वाली जो बेल्ट कन्वेयर रहती है उसमें कोयला को डालती है, जिससे माइन से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से ये 5 इक्विपमेंट लिया आपने। अब यहाँ पर जो सपोर्ट के लिए आप कहते हैं कि सपोर्ट के लिए मैं इक्विपमेंट को ऊपर वाली को मिटा देता हूं। तो ये 6वें नंबर में आप स्टेटफोर्ड सपोर्ट की बात किया था, जो कि गो फेस सपोर्ट के रूप में काम आती है। 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप और 0.5 मीटर का बॉक्स गर्डर आप इस्तेमाल करते हो। तो ये हो गई 6वें नंबर की इक्विपमेंट। 7वें नंबर में आप ये कहते हो कि जो रूफ बोल्टिंग मशीन होती है, रूफ बोल्टिंग मशीन जो 0.0 बोल्टिंग मशीन फॉर सपोर्टिंग फॉर रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग के लिए आप रूफ बोल्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से जो इक्विपमेंट है वो आपने देखा। और इसके अलावा स्टाटा मॉनिटरिंग, यानी कि रूफ में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होने से सपोर्ट जो है डिसलॉज्ड होते हैं, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग स्टाटा कंट्रोल सेल आपको स्थापित करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग स्टाटा कंट्रोल सेल स्थापित करना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर 2 पिलर हीड तक, 2 पिलर की दूरी तक आपका सपोर्ट को प्रॉपर मैनेज करते रहे, और जो वाइब्रेशन से डिसलॉज्ड हुई गिरी हुई सपोर्ट रहती है उसको ठीक करते रहे। तो सपोर्ट सिस्टम में हम लोग ये कहते हैं कि जो जंक्शन पर, एट जंक्शन
पर 25% एक्स्ट्रा जो भी बोल्ट लगाते हैं, अगर 16 बोल्ट आप जंक्शन पर लगा रहे हैं, जैसा कि आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर एक लाइन में 4 बोल्ट अगर दिए रहे हैं तो ये जो जंक्शन पर बोल्ट पहले से लगी रहेगी, कितनी लगी रहेगी? 4 लगी रहेगी। अब इस 4 में आप 25% एक्स्ट्रा देने की बात कर रहे हैं, तो 16 का 25% कितना होगा? 4 बोल्ट होगा। 4 बोल्ट होगा तो यहां पर हम रेंडमली 4 बोल्ट जो है लगा देते हैं। 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, रेंडमली, यानी कि जहां तहां इस जंक्शन पर 4 बोल्ट लगा देते हैं। तो 25% एक्स्ट्रा बोल्ट आप लगाइएगा। कहां पर? जंक्शन पर 25% एक्स्ट्रा बोल्ट। ये हो गई एट जंक्शन पर हो गई। अब यहां पर हम लोग गो फेज सपोर्ट को समझ लिए हैं। गो फेज सपोर्ट, गो फेज सपोर्ट जो जिसका नाम क्या है? स्टेट फोर्ड सपोर्ट, बाय स्टेट फोर्ड सपोर्ट, जो कि आपको फिर से बता देता हूं, 2 हाइड्रोलिक प्रॉप जो 40 टन के होंगे, एक किनारे पर यहां रखे जाएंगे, दूसरे किनारे पर गली के दूसरे साइड में रखे जाएंगे, जो कि गो फेज पर रहेगा। और इस हाइड्रोलिक प्रॉप पर रूफ से सटा करके आप 0.5 मीटर का बॉक्स गर्डर चढ़ाते हैं, चैनल चढ़ाते हैं, जिसमें होल बनी रहती है, और उस होल में फिर आप रूफ बोल्ट कर देते हो। तो ये जो सपोर्ट कहलाती है क्या? स्टेट फोर्ड सपोर्ट। तीसरी जो सपोर्ट होती है 2 पिलर एहीड तक, 2 पिलर एहीड तक। एहीड यानी कि जो वाइब्रेशन होती है, जैसे डेंजर जोन आप ओपन कास्ट माइन में कहते हो कि 500 मीटर तक डेंजर जोन रहती है, ठीक उसी तरीके से अंडरग्राउंड में जो होती है वो 2 पिलर दूरी तक डेंजर जोन माना जाता है, जिसको ब्लास्टिंग जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पिलर एहीड, 2 पिलर एहीड तक आपको कौन से सपोर्ट करना है? तो आपको मैं दिखा दूं कि रिजिड प्रॉप पर, ये है रिजिड प्रॉप, ये क्या है? रिजिड प्रॉप है। रिजिड प्रॉप पर आप बॉक्स गर्डर रखते हो, जो कि इसकी थिकनेस कम होती है, और बॉक्स गर्डर की ये क्या हो गई? बॉक्स गर्डर 0.3 मीटर स्क्वायर बॉक्स गर्डर। और इसमें जो है नंबर ऑफ रूफ बोल्ट आप कर देते हो। तो ये जो है रूफ बोल्ट हो गई। और ये जो एक आप करते हो, तो दूसरा जो करोगे वो 1.5 मीटर के इंटरवल पर रहेगा। ये रूफ बोल्ट हो गई। और ये जो आप इंटरवल रखोगे, कितना रखोगे? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का इंटरवल रखते हुए पूरी गैलरी को आप सपोर्ट करते हुए जाओगे। तो ये 2 पिलर एहीड तक जो है आप सपोर्ट करने का काम करते हो। तो आपने ये देख लिया क्या चीज? सपोर्ट सिस्टम गो फेज पर और डेवलपमेंट गैलरी और जंक्शन पर। अब मैं आता हूं इसमें मैन पावर कितने लगते हैं। तो मैन पावर की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैन पावर जो होती है वो पर शिफ्ट में मैन पावर जो लगती है, पर शिफ्ट, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, मैन पावर कितना लगती है? मैन पावर तो पर शिफ्ट जो लगती है वो 70 पर्सन पर शिफ्ट। तो पर डे कितना लगेगी? 70 इंटू 3 प्लस जनरल शिफ्ट, मेंटेनेंस शिफ्ट भी रहती है, प्लस मेंटेनेंस शिफ्ट प्लस 40 जो है मेंटेनेंस, तो 7 या 21, और ये हो जाती है 250। ये हो गई पर डे मैन पावर। अब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन जो होता है, हम लोग 800 से 1000 टन तक प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये 800 टन PPD प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार से OMS की जब बात करेंगे, OMS यानी कि आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक आदमी पर कितना कोयला निकलेगा, जिसको प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये होती है क्या? प्रोडक्शन TPD डिवाइडेड बाय मैन पावर पर डे। तो ये जो प्रोडक्शन है 800 टन है और मैन पावर जो है 250 है, आप डिवाइड कीजिएगा तो
कितनी आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.5 या समथिंग आएगी। यानी एक आदमी पर आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है कितनी हो रही है, वो 3.5 टन के लगभग हो रही है। तो इस तरीके से SCCL में, सिंगरेनी कोकिंग कोल लिमिटेड में जो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है वो सक्सेसफुली चल रही है, अच्छी प्रोडक्शन दे रही है। लेकिन छोरा माइंस जो ECL में ट्राई की गई थी वो अनसक्सेस हो गई। उसी तरह से SECL का चिरमिरी माइंस में भी जो है अनसक्सेस रह गई। तो फ्रेंड्स, आपने समझा ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। अब आपके सामने जो क्वेश्चन लाया था उसका मैं जो इस ऑप्शन है उसको पढ़ता हूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, व्हिच ड्रिलिंग पैटर्न इज परफॉर्म्ड इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ब्लास्टिंग गैलरी BG यानी कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड ऑफ माइनिंग। कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न हम ब्लास्टिंग गैलरी मेथड ऑफ माइनिंग में परफॉर्म करते हैं? ए बर्न कट पैटर्न, बी वेज कट पैटर्न, सी कोरोमेंट कट, डी रिंग पैटर्न। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी कि डी ही जो है रिंग पैटर्न, आप टिक लगाइएगा। तो इस तरह से बर्न कट पैटर्न और बर्न कट पैटर्न स्टोन ड्रिफ्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, वेज कट पैटर्न सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करते हैं, कोरोमेंट कट भी जो है टनल ड्रिविंग में करते हैं। तो ये फैन कट भी जो है हम लोग ड्रिफ्टिंग, जब पत्थर में गैलरी चलानी थी तब जो है आप फैन कट का इस्तेमाल करते हो। तो ये जो फैन कट है और वेज कट है, यही 2 कट हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप डी आंसर को टिक लगा लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि 19 नंबर का प्रश्न है। क्या कहता है, इफ द बेंच हाइट इज 10 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 110 kg, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। ये MCL के एग्जामिनेशन में पूछी गई प्रश्न है, जो कि देन पाउडर फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। तो पाउडर फैक्टर वाली जो क्लास होगी मैं कल आपको बताऊंगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ कि कैसे निकालते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।